हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टारगेट पर। और जैसा कि आप सभी को सुबह बता दिया गया था कि अपने चैनल पर हरियाणा जीके की सीरीज़ आज से शुरू हो रही है, तो उम्मीद है कि आप पूरा सपोर्ट करेंगे और 10 दिन के अंदर अपनी हरियाणा जीके को डे वाइज टारगेट से पूरा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप लाला लाजपत राय और सरकार अजीत सिंह को ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार करके मांडले जेल में कब भेजा गया था? तो लाला लाजपत राय को मांडले जेल में कब भेजा गया था? वर्ष 1907 में। उसके बाद है, पंजाब प्रदेश में कांग्रेस के आदेश पर पूरे हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? पंजाब प्रदेश के अंदर स्वतंत्रता दिवस पहले ही मना दिया गया था कांग्रेस के आदेश पर, और वो कब मनाया गया था? 12 जनवरी 1932 में। कब मनाया गया था? 12 जनवरी 1932 में। हरियाणा में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती कब मनाई गई थी? हरियाणा में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती कब मनाई गई थी? 28 दिसंबर 1935 को। और कांग्रेस के आदेश पर पंजाब में स्वतंत्रता दिवस कब मना दिया गया था? 12 जनवरी 1932 को। और कांग्रेस की स्वर्ण जयंती कब मनाई गई थी? 28 दिसंबर 1935 को। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद मार्च 1929 में रोहतक में आयोजित हुई एक सभा में मुख्य अतिथि कौन थे? पहले तो ये आपको ध्यान रखना है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद 1929 में रोहतक में एक सभा आयोजित की गई थी। कब की गई थी? 1929 में। और उसके मुख्य अतिथि कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। कौन थे उसके मुख्य अतिथि? मोतीलाल नेहरू। और कब हुई थी रोहतक में सभा आयोजित? 1929 को। 1843 ईस्वी में कैथल के राजा उदय सिंह की मृत्यु के बाद किसने राजगद्दी पर हक जताया? राजा उदय सिंह की मृत्यु कब हो गई थी? 1843 में। और राजा उदय सिंह कैथल के राजा थे। कहाँ के राजा थे? कैथल के राजा थे। तो एक ही क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बन सकते हैं कि राजा उदय सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 1843 में। और जो राजा उदय सिंह थे वो कहाँ के राजा थे? कैथल के राजा थे। और उनकी मृत्यु के बाद किसने राजगद्दी पर हक जताया था? गुलाब सिंह ने। किसने जताया था? गुलाब सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने 10 अप्रैल 1843 को किस नगर के चारों ओर 7 चौकियां स्थापित कर नाकाबंदी की थी? कहाँ पे की थी? कैथल में। कैथल में नाकाबंदी कब हुई थी? 10 अप्रैल 1843 में। कब हुई थी? 10 अप्रैल 1843 में। और नगर के चारों ओर कितनी चौकियां स्थापित की गई थी? 7 चौकियां स्थापित की गई थी। कहाँ पे? कैथल में। किस जिले के जाटों पर आर्य समाज का प्रभाव अधिक था? रोहतक के जाटों पर आर्य समाज का प्रभाव कैसा था? ज़्यादा था। स्वतंत्रता के पश्चात पंजाब में पंजाबी और हिंदी भाषा बोलने वालों के बीच किस प्रश्न पर विरोध खड़ा हो गया था? पहले ये जिक्र कर दिया इन्होंने कि पंजाब और हिंदी भाषा बोलने वालों के लोगों के बीच में विरोध हो गया था, तो किस बात पर होगा? भाषा के प्रश्न पर। वर्ष 1955 में कहाँ के पुलिस उप अधीक्षक के दुर्व्यवहार के विरुद्ध बहुत जलसे जुलूस हुए? कहाँ का पुलिस उप अधीक्षक था? सिरसा का। और कब हुए थे जलसे जुलूस? 1955 में। कब हुए थे? 1955 में। सिखों के नेता मास्टर तारा सिंह ने पंजाबी सूबे के लिए कब आंदोलन शुरू किया था? तो पहला तो क्वेश्चन क्या बन सकता है कि सिखों का नेता कौन था? मास्टर तारा सिंह। और उसने पंजाबी सूबे के लिए आंदोलन किया था। कौन से सूबे के लिए आंदोलन किया था? पंजाबी सूबे के लिए। और सिखों का नेता कौन था? मास्टर तारा सिंह। मास्टर तारा सिंह ने पंजाबी सूबे के लिए आंदोलन शुरू किया था। और कब किया था? वर्ष 1960 में किया था। कब किया था? वर्ष 1960 में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1924 में जमींदार लीग की स्थापना किसने की? चौधरी छोटू राम ने। किसने की? चौधरी छोटू राम ने। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि जमींदार लीग की स्थापना कब हुई? 1924 में। जमींदार लीग की स्थापना कब हुई थी? 1924 में। और किसने की? चौधरी छोटू राम ने की। किसने की? चौधरी छोटू राम ने। किस वर्ष तक हरियाणा के प्रत्येक जिले में कांग्रेस की शाखा खुल चुकी थी? कांग्रेस की शाखा खुल चुकी थी
1907 ईस्वी में हरियाणा के प्रत्येक जिले में 1907 ईस्वी में कांग्रेस की शाखा खुल चुकी थी। हरियाणा में आरंभिक क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र कहाँ था? अम्बाड़ा। अम्बाड़ा हरियाणा में आरंभिक क्रांतिकारी गतिविधियों का क्या था? केंद्र था। हरियाणा के मैदानी भाग की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 700 से 900 फीट। हरियाणा का जो मैदानी भाग है उसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 700 फीट से 900 फीट। कर्नल M.L. भार्गव के अनुसार हरियाणा के किस भाग को समुद्र छूता था? हरियाणा के किस भाग को समुद्र छूता था? दक्षिणी भाग को। और ये बात किसने कही थी? कर्नल M.L. भार्गव ने। कर्नल M.L. भार्गव ने क्या कहा था कि हरियाणा के दक्षिणी भाग को समुद्र छूता है। जलोढ़ पंखों का निर्माण कब हुआ था? गिरिपाद मैदान के दक्षिणी भाग में। कहाँ हुआ था जलोढ़ पंखों का निर्माण? गिरिपाद मैदान के दक्षिणी भाग में। कौन से मैदान? गिरिपाद मैदान। और कौन सा भाग? दक्षिणी भाग। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का घग्गर यमुना मैदान कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? हरियाणा का जो घग्गर यमुना मैदान है वो 93.76% भाग पर फैला हुआ है। कितने भाग पर फैला हुआ है? 93.76%। घग्गर यमुना मैदान की ऊंचाई कितनी है? 300 मीटर से कम। घग्गर यमुना मैदान की ऊंचाई कितनी है? 300 मीटर से कम है। और हरियाणा का घग्गर यमुना मैदान कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? 93.76%। राज्य का कितना प्रतिशत भाग पहाड़ी और चट्टानी है जो अरावली की अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है? तो कितना प्रतिशत भाग है? 3.09%। 3.09% जो भाग है वो पहाड़ी और चट्टानी है जो अरावली की अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के कितना प्रतिशत भाग में उप शिवालिक तथा शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार है? अब बात आती है उप शिवालिक और शिवालिक की पहाड़ियों के विस्तार की। तो कितने में है? 1.38%। कितने भाग में है? 1.38%। हरियाणा किस तरफ से किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करता है? तो भाई हरियाणा किसी भी तरफ से किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता। संविधान के अनुच्छेद 31 ख के साथ पठित 9वीं अनुसूची में शामिल विधेयक कौन सा है? कौन सा विधेयक है? हरियाणा पिछड़ा वर्ग विधेयक 2016। संविधान का अनुच्छेद कौन सा? 31 ख के साथ पठित 9वीं अनुसूची, अनुच्छेद 31 है और अनुसूची 9वीं, उसमें शामिल विधेयक कौन सा है? हरियाणा पिछड़ा वर्ग विधेयक 2016। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो हरियाणा पिछड़ा वर्ग विधेयक 2016 है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 31 ख में। और अनुसूची पूछ ले तो कौन सी अनुसूची में है? 9वीं अनुसूची में। हरियाणा के किस जिले में शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार नहीं है? तो हरियाणा का जो रोहतक है, रोहतक जिले में शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार नहीं है। हरियाणा की जलवायु किस प्रकार की है? हरियाणा की जलवायु वो किस प्रकार की है? उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु। उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु। हरियाणा में शीतकाल में औसत तापमान रहता है। हरियाणा में शीतकाल में कितना औसत तापमान रहता है? 12 डिग्री सेल्सियस। हरियाणा के उत्तरी भागों में पर्वतीय क्षेत्रों में कितनी वर्षा होती है? पर्वतीय क्षेत्रों में कितनी वर्षा होती है? 200 सेंटीमीटर। हरियाणा के दक्षिणी भाग में अधिकतम वर्षा कितनी होती है? दक्षिणी भाग में अधिकतम वर्षा कितनी होती है? 25.38 सेंटीमीटर। कितनी? 25.38 सेंटीमीटर। हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? सर्वाधिक वर्षा कौन से भाग में होती है? उत्तर पूर्वी भाग में। और दक्षिणी भाग में मैक्सिमम कितनी होती है? 25.38 सेंटीमीटर। हरियाणा के किस भाग में ग्रीष्मकाल में लू नामक गर्म एवं शुष्क हवाएं चलती हैं? कौन से भाग में चलती हैं? दक्षिणी एवं दक्षिण पश्चिमी
भाग में, कौन से भाग में लू नामक गर्म हवाएं चलती हैं? दक्षिणी एवं दक्षिण पश्चिम भाग में। हरियाणा के सर्वाधिक गर्म महीने होते हैं, कौन से होते हैं सबसे ज़्यादा गर्म महीने? मई और जून। ग्रीष्म काल में हरियाणा का औसत तापमान कितना रहता है? 35 डिग्री सेल्सियस। और शीतकाल में कितना रहता है? 12 डिग्री सेल्सियस। और गर्मी में कितना रहता है? 35 डिग्री सेल्सियस। तो ये याद रखना है आपको। हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है? हरियाणा के दक्षिण पश्चिमी भाग में सबसे कम वर्षा होती है। डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के अनुसार हरियाणा में मुख्य रूप से कितने प्रकार की जलवायु है? तो कितने प्रकार की जलवायु है? 2 प्रकार की। किसके अनुसार? डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के अनुसार हरियाणा में मुख्य 2 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। हरियाणा की गणना की जाती है न्यून वर्षा वाले राज्यों में, तो जो हरियाणा है वो न्यून वर्षा वाले राज्यों में गिना जाता है। हरियाणा में काऊ प्रकार की जलवायु शिवालिक श्रेणियों के निकटवर्ती क्षेत्र में कितने किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पाई जाती है? तो ये एक विशेष प्रकार की जलवायु ये कितने किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में पाई जाती है? 72 किलोमीटर की। हरियाणा राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी, कौन सी नदी है सर्वाधिक महत्वपूर्ण हरियाणा की? यमुना नदी। टांगरी नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? मारकंडा। मारकंडा नदी की सहायक नदी है कौन सी? टांगरी नदी। और सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है हरियाणा राज्य की? यमुना नदी है। घग्गर नदी पंजाब में बहते हुए हरियाणा के किस जिले में प्रवेश करती है? तो जो घग्गर नदी है वो पंजाब में बहते हुए हरियाणा के सिरसा जिले में प्रवेश करती है। कौन सी नदी ताजेवाला के उत्तर में कलेसर के समीप हरियाणा के यमुनानगर जिले में हरियाणा की सीमा में प्रवेश करती है? तो कौन सी नदी है? यमुना। नीमराणा, सुरेटी, छूछकवास आदि क्षेत्र के किस नदी से सिंचित क्षेत्र है? कौन सी नदी से सिंचित क्षेत्र है ये? कृष्णावती नदी से। कौन सी नदी से? कृष्णावती नदी। उसके बाद है हरियाणा की कौन सी झील विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है? तो जो बड़खल झील है फरीदाबाद में वो विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। और अगला ही क्वेश्चन ये आ भी गया कि प्रसिद्ध बड़खल झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? फरीदाबाद में। कहाँ पे है? फरीदाबाद में। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी पंजाब के संगरूर में घग्गर नदी में मिल जाती है? तो पंजाब के संगरूर में घग्गर नदी में कौन सी नदी मिल जाती है? सरस्वती नदी। कौन सी नदी? सरस्वती। मेवात जिले के नूह के निकट मेवात की पहाड़ियों में कौन सी नदी निकलती है? कौन सी नदी निकलती है? इंदौरी नदी। कौन सी नदी नजफगढ़ नाले के द्वारा यमुना में मिल जाती है? नजफगढ़ नाले के द्वारा साहिबी नदी यमुना में मिल जाती है। कौन सी नदी मिल जाती है? साहिबी नदी। हरियाणा के फर्रुखनगर में कौन सी झील है? हरियाणा के फर्रुखनगर में कौन सी झील है? सुल्तानपुर झील। कौन सी झील है? सुल्तानपुर झील। कृषि प्रणाली में सुधार से संबंध कौन सा कथन गलत है? तो जो भूमि को हवा के विपरीत दिशा में नहीं जोता जाता, इसमें क्या लिखा हुआ है कि भूमि को हवा के विपरीत दिशा में जोतना, ये क्या है? गलत है। हरियाणा के मैदानी भाग में मुख्यतः किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? हरियाणा के मैदानी भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पीले रंग की उपजाऊ मृदा। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पीले रंग की उपजाऊ मिट्टी। हरियाणा का कितना क्षेत्र वायु अपर्दन से प्रभावित है? हरियाणा का जो 12 लाख हेक्टेयर जो क्षेत्र है वो वायु अपर्दन से प्रभावित है, यानी कि वायु के द्वारा मिट्टी का कटाव होना। वायु अपर्दन का क्या मतलब है? हवा के द्वारा मिट्टी का कटाव होना। तो कितना क्षेत्र वायु अपर्दन से प्रभावित है? 12 लाख हेक्टेयर। कितना? 12 लाख हेक्टेयर। किसे रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है? रेंगती हुई मृत्यु किसे कहा जाता है? मृदा अपर्दन को। किसे कहा जाता है? मृदा अपर्दन को रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। तो बच्चों होपफुली आपको सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिले होंगे। तो अगले क्वेश्चन हम लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक आप इन क्वेश्चंस को लर्न कर लो। थैंक यू।